नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटसवे और मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ द शू मेकर। यह एक कहानी है जिसे लिखा है चार्ल्स डिकेंस ने। इस कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको इस कहानी का कॉन्टेक्स्ट और इस कहानी के सभी किरदारों के बारे में बताना चाहूँगा, जिससे हमें ये कहानी बड़े ही आसानी से समझ में आ जाएगी। इस कहानी का सबसे पहला कैरेक्टर है डॉक्टर अलेक्जेंड्रे मैनेट। डॉक्टर अलेक्जेंड्रे मैनेट एक डॉक्टर हैं और वह 18 सालों से बिना किसी गलती के कारण गलत तरीके से एक कैद में बंद हैं और उन्होंने जेल में जूते बनाने का काम सीख लिया है और इसीलिए उन्हें शू मेकर कहा गया है। अगला किरदार है लूसी मानेट का। लूसी मानेट डॉक्टर मानेट की बेटी हैं और वह अपने पिता से बहुत प्यार करती हैं। इसके बाद अगला कैरेक्टर है जारविस लॉरी का, जिन्हें कहानी में मिस्टर लॉरी कहा गया है। मिस्टर लॉरी एक बैंकर है और उनका मैनेट परिवार से काफी पुराने और अच्छे संबंध रहे हैं। और अगला कैरेक्टर है अर्नेस्ट डिफार्ज का। अर्नेस्ट डिफार्ज आज की तारीख में एक वाइन शॉप के ओनर हैं। एक समय था जब अर्नेस्ट डिफार्ज डॉक्टर मैनेट के यहाँ नौकर थे और वह आज भी अपने मालिक के प्रति काफी वफादार और ईमानदार हैं। चलिए अब हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। गुड डे, मोनिसर डिफार्ज ने कहा, सफेद सर की ओर देखते हुए जो जूते बनाने के काम में झुका हुआ था। वह सिर क्षण भर के लिए ऊपर उठा और बहुत ही धीमे आवाज में, जैसे वह कहीं दूर से आ रही हो, उसने उत्तर दिया, गुड डे। मैं देखता हूं कि अभी भी आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं। लंबे समय तक मौन के बाद सिर फिर से एक पल के लिए ऊपर उठा और आवाज ने उत्तर दिया, हाँ, मैं काम कर रहा हूँ। उस आवाज की कमजोरी दयनीय और भयंकर थी। यह कमजोरी शारीरिक दुर्बलता की नहीं थी, हालांकि बंदी अवस्था और कठोर जीवन शैली का इसमें कोई भी संदेह का योगदान नहीं था। यह अकेलेपन और लंबे समय तक उपयोग में ना होने वाली की कमजोरी थी। मैं चाहता हूँ, डेफार्ज ने कहा, जिन्होंने जूता बनाने वाले से अपनी निगाहें नहीं हटाई थी। या थोड़ी और रोशनी आने दूं, क्या आप इसे सह सकते हैं? आधा खुला दरवाजा थोड़ा और खुल गया। एक चौड़ी रोशनी की किरण कमरे में आ गई और काम करते हुए व्यक्ति को दिखाने लगी, जिसकी गोद में एक अधूरा जूता था। वह अपने काम में रुका हुआ था। उसके पास कुछ सामान्य औजार और चमड़े के टुकड़े थे जो उसके पैरों के पास और बेंच पर पड़े हुए थे। उसकी सफेद रंग की दाढ़ी थी जो बेतरतीब तरीके से कटी हुई थी, लेकिन बहुत लंबी नहीं थी। उसका चेहरा धंसा हुआ था और उसकी आंखें बेहद चमकीली थी। उसका पीला फटा हुआ शर्ट गले के पास से खुला हुआ था, जिससे उसका दुर्बल और कमजोर शरीर दिखाई दे रहा था। वह और उसके पुराने कपड़े, पुराने कैनवस की जैकेट, ढीले मोजे और सभी फटे पुराने कपड़े लंबे समय तक प्रकाश और हवा से दूर रहने के कारण एक फीकी पीली चमड़े जैसी एक रूपता में बदल गए थे, जिसे देखना मुश्किल था कि कौन सा हिस्सा कौन सा है। जूते बनाने वाला व्यक्ति अपने सामने खड़ी आकृति को नहीं देखता था। उसने अपने दोनों ओर देखा, जैसे उसने स्थान और ध्वनि को जोड़ने की आदत खो दी हो। वह कभी बोलता नहीं था, बिना पहले इस प्रकार भटकने के, और फिर बोलना भूल जाता था। मिस्टर लॉरी चुपचाप आगे बढ़े। लूसी, जो कि जूते बनाने वाले की बेटी थी, उसे दरवाजे के पास छोड़कर। जब वे कुछ क्षण के लिए डेफार्ज के बगल में खड़े हुए थे तो जूते बनाने वाले ने ऊपर देखा। उन्होंने एक और व्यक्ति को देखकर कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। आप देख रहे हैं,
आपके पास एक विजिटर है, मॉनिसर डेफार्ज ने कहा। आपने क्या कहा? यहाँ एक विजिटर है। जूते बनाने वाले ने पहले ऊपर की तरफ देखा, लेकिन अपने काम से हाथ नहीं हटाया। आइए, डेफार्ज ने कहा, यह एक श्रीमान है जो एक जूते को पहचान सकते हैं। उन्हें वह जूता दिखाइए जिस पर आप काम कर रहे हैं। इसे लीजिए मिस्टर। मिस्टर लॉरी ने जूता अपने हाथ में लिया। श्रीमान को यह बताइए कि ये किस प्रकार का जूता है और इसे किसने बनाया है। जूता बनाने वाले ने उत्तर देने से पहले सामान्य से अधिक लंबा विराम लिया। मैं भूल गया, क्या आपने मुझसे कुछ पूछा था? आपने क्या कहा? मैंने कहा कि आप मिस्टर लॉरी की जानकारी के लिए उन्हें यह बताइए कि जूता किस प्रकार का है। यह एक महिला का जूता है, एक युवा महिला के चलने का जूता है जो कि वर्तमान शैली में है। मैंने कभी वह शैली नहीं देखी। मेरे हाथ में हमेशा एक नमूना ही रहा है। उसने जूते की ओर देखा और गर्व के साथ एक हल्के भाव को दिखाया। और इसे किसने बनाया है? डेफार्ज ने पूछा। अब जब जूते बनाने वाले के पास कोई काम नहीं था, उसने अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को बाएं हाथ की हथेली के बीच में रखा, फिर बाएं हाथ की उंगलियों को दाहिनी हथेली के बीच में रखा और फिर उसने अपनी दाढ़ी वाली ठुड्डी पर हाथ फेराया और इसी तरह लगातार बिना किसी विराम के हाव भाव बदलता रहा, उसे उस भटकाव से वापस लाना जिसमें वह बोलने के बाद डूब जाता था। किसी बहुत कमजोर व्यक्ति को बेहोशी से वापस लाने या किसी मरते हुए व्यक्ति की आत्मा को रोकने की कोशिश करने जैसा था, इस उम्मीद में कि वह कुछ बताएगा। क्या आपने मुझसे मेरा नाम पूछा था? बिल्कुल, मैंने पूछा था। 105 नॉर्थ टावर, बस इतना ही। 105 नॉर्थ टावर। एक थकी हुई आवाज जो ना तो आह की थी ना ही कराह की थी। वह फिर से काम में झुक गया जब तक कि फिर से उसका मौन नहीं टूट गया। उसकी थकी हुई धसी हुई आंखें डेफार्ज की ओर मुड़ी, जैसे यह सवाल वह उस पर डालना चाहता हो। लेकिन जब वहां से कोई मदद नहीं मिली तो उसकी आंखें जमीन पर भटकने के बाद फिर से सवाल पूछने की ओर लौट आईं। क्या मैं पेशे से जूते बनाने वाला हूँ? नहीं, मैं पेशे से जूते बनाने वाला नहीं हूँ। मैंने इसे यहाँ पर सीखा है। मैंने खुद को सिखाया है। मैंने उनसे अनुमति मांगी थी। वो कुछ मिनटों के लिए फिर से खो गया। उसकी आंखें धीरे धीरे वापस उस चेहरे की ओर फिर लौटी जहां से वे भटक गई थी। जब उन्होंने उस पर ध्यान केंद्रित किया तो वह चौंका और ऐसे बोलने लगा जैसे वह सोते हुए अभी अभी जागा हो और पिछली रात के किसी विषय पर वापस लौट आया हो। मैंने खुद को सिखाने की अनुमति मांगी थी और बड़ी मुश्किल से और बहुत समय के बाद वह मुझे मिली। तब से मैं जूते बना रहा हूँ। जैसे ही जूते बनाने वाले ने उस जूते के लिए हाथ आगे बढ़ाया जिसे उससे ले लिया गया था, मिस्टर लॉरी ने उसके चेहरे की ओर देखते हुए कहा, मोनसर मानट, क्या आपको मेरी कोई बात याद है? जैसे हिंदी में किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए श्रीमान कहा जाता है, इंग्लिश में मिस्टर कहा जाता है, ऐसे ही फ्रांस में मोनेसर कहा जाता है। जूता जमीन पर गिर गया और वह व्यक्ति सवाल पूछने वाले को स्थिर निगाहों से देखता रहा। मिस्टर मॉनेट, मिस्टर लॉरी ने डेफार्ज की बाह पर हाथ रखा और कहा,
क्या आपको इस व्यक्ति की कोई बात याद नहीं? इसे देखिए, मुझे देखिए। क्या कोई पुराना बैंकर, पुराना व्यापारी, पुराना नौकर, पुराना समय आपके मन में आ रहा है? मॉनसर मॉनेट। जूता बनाने वाला मिस्टर लॉरी और डेफार्ज को बारी बारी से घूरता हुआ बैठा था। उसके माथे पर सक्रियता के कुछ पुराने और भूले हुए निशान धीरे धीरे उस काले धुंधलके के बीच उभर रहे थे जो उस पर छा गया था। यह निशान फिर से बादलों में छा गए, धुंधले हो गए और फिर गायब हो गए, लेकिन वे वहां थे। और यही भाव उस लड़की के चेहरे पर भी दिख रहे थे, जो मिस्टर लूसी थी, जो जूते बनाने वाले की बेटी थी, जो दीवार के साथ रेंगते रेंगते उस बिंदु पर आ पहुंची थी जहां से वह उसे देख सकती थी। जब वह वहां पर खड़ी थी, उसे देखते हुए उसके हाथ, जो पहले केवल दया और भय से उठे हुए थे, अब उसकी ओर बढ़ रहे थे, उसके चेहरे को पकड़ने और उसे वापस जीवन और आशा में लाने की लालसा से कांपते हुए। और यही भाव उसके चेहरे पर भी दिख रहे थे। अंधकार ने जूते बनाने वाले को एक बार फिर से अपने में समेट लिया था। वह दोनों को कम और कम ध्यान से देख रहा था और उसकी आंखें गहरी उदासी में जमीन की ओर देखती रहीं और फिर चारों ओर देखती रहीं। अंत में एक गहरी लंबी आह के साथ उसने फिर से काम शुरू कर दिया। क्या आपने मुझे पहचाना मिस्टर? डेफार्ज ने फुसफुसाते हुए पूछा। हाँ, एक पल के लिए पहले मुझे लगा कि यह बिल्कुल निराशाजनक है, लेकिन मैंने बिना किसी संदेह के एक पल के लिए वह चेहरा देखा जिसे मैं बहुत अच्छी तरह जानता था। चुप रहो, हमें थोड़ा पीछे हटना चाहिए। चुप रहो। वह अटारी की दीवार से दूर उस बेंच के पास बहुत पास आ गई जिस पर वह बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसकी बेहोशी कुछ भयानक थी, जो उसकी आकृति से बाहर निकल सकता था और उसे छू सकता था, क्योंकि वह अपने काम में झुका हुआ था। अंत में उसके पास अपने हाथ में औजार बदलने का एक मौका था, अपना जूता बनाने वाले चाकू के लिए। यह चाकू उस तरफ था जिस तरफ वह लड़की खड़ी हुई थी। उसने उसे उठा लिया और फिर से काम करने के लिए झुक गया। जब उसकी नज़र उसके कपड़े और घूंघट पे पड़ी, उसने अपनी आंखों को ऊपर उठाया और उसके चेहरे की तरफ देखा। दोनों दर्शक आगे बढ़े, लेकिन उसने उन्हें हाथ के इशारे से रोक दिया। उस लड़की को चाकू से वार करने का डर नहीं था, हालांकि उन दोनों दर्शकों को जरूर था। वह उसे डरावनी नजर से घूरने लगा और थोड़ी देर के बाद उसके होठ कुछ शब्द बनाने लगे, हालांकि उसमें कोई भी आवाज नहीं थी। धीरे धीरे उसकी तेज और कठिन सांसों के बीच के एक विराम में उसे कहते हुए सुना गया, यह क्या है? आंखों से आंसू बहते हुए उसने अपने दोनों हाथों को अपने होठ पर रखा और उन्हें उसकी ओर चूमा। तुम जेलर की बेटी नहीं हो? उसने कहा। नहीं, तो तुम कौन हो? अपनी आवाज के स्वर में अभी तक भरोसा नहीं करते हुए वह उसके बगल में बेंच पर बैठ गई। जूता बनाने वाला पीछे हट गया। लूसी ने अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। जब उसने ऐसा किया तो एक अजीब सी सिरहन उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसने धीरे से चाकू नीचे रख दिया और उसे घूरते हुए बैठ गया।
धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसने उसे उठाया और देखा। इस क्रिया के बीच वह फिर से भटक गया था और एक और गहरी आह के साथ फिर से जूता बनाने के काम में लग गया। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। इस कहानी में हमने ये जाना कि कैसे एक आदमी को गलत तरीके से जेल में बंद कर दिया जाता है और 18 सालों के बाद उससे मिलने के लिए उसके परिचित लोग आते हैं, लेकिन तब तक वह किसी को भी नहीं पहचान पाता है, क्योंकि वह एक ऐसी मानसिकता में फंस गया है जहां से उसे बाहर लाना अब नामुमकिन हो गया था। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ ज़रूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।